नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि फिर संडे को छुट्टी होती है अपनी, मंडे को थोड़ा कोल्ड फीवर हो गया था, उसके चलते क्लास नहीं हुई। तो पिछले 3 दिन के करंट अफेयर को अपन एक साथ कवर करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। 3 दिन का एक साथ पढ़ेंगे तो कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए आज अपन फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, सीधा कंटेंट पे ध्यान देंगे और क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ गंगा मिशन ने विशेष डॉल्फिन एम्बुलेंस परियोजना के लिए कितना खर्च निर्धारित किया है। सबसे पहले तो एक स्वच्छ गंगा मिशन चल रहा है, उसके तहत एक परियोजना चलाई गई है डॉल्फिन एम्बुलेंस परियोजना, और उसका खर्च कितना होगा, 1 करोड़ रुपए का इस परियोजना के अंदर खर्च होगा। क्या होगा सर इसके अंदर, 1 करोड़ के अंदर क्या किया जाएगा? देखिए, आपको पता है भारत के अंदर डॉल्फिन की संख्या बहुत ही कम है, तो डॉल्फिन को बचाने के लिए इसको चलाया गया विशेष डॉल्फिन एम्बुलेंस परियोजना। इसमें अगर कोई डॉल्फिन नदी में फंस जाती है तो उसको निकालने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। इसके तहत कुछ डॉल्फिन एम्बुलेंस तैयार की जाएगी। इसके अलावा बचाव प्रणाली के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, आसपास के लोगों को जागरूक किया जाएगा। भाई अगर कोई ऐसी डॉल्फिन फंसी हो तो आपको यहाँ पर सूचना देनी है, अगर सूचना नहीं दे पा रहे तो इसको ऐसे निकालना है, इसके लिए आप ये प्रयास कर सकते हो। तो जो वहाँ के आसपास का समुदाय है उनको जागरूक और प्रशिक्षित भी इस योजना के तहत किया जाएगा। तो भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इसके अंदर थोड़ा जो हमारा कंटेंट राइटर था उसको थोड़ा सही से लिखना था। भारत में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि ये नियुक्ति भारत में हुई है, अमेरिका के व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। अभी अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हुए थे जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं, कमला हैरिस हार गई थी, ये पूरा मैटर मैंने आपको समझा दिया था। ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को भारत के अंदर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। तुलसी गबार्ड ने भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली थी इस पद की, और ये हिंदू धर्म को मानती है, इसी के चलते इनको ये नियुक्ति दी गई है। बाकी एक व्यक्ति बहुत ही खबरों में रहते, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मार्को रूबिया। कौन? मार्को रूबिया। ये कौन है सर? इंस्टाग्राम पे हमने नाम तो सुना था इसका। मार्को रूबिया को अमेरिका का विदेश मंत्री बनाया गया है। फिर सर ये क्यों पढ़ाया? भारत आते जाते रहेंगे तो आगे 2-4 साल में आपका इनसे मुलाकात होती रहेगी। मार्को रूबिया को विदेश मंत्री बनाया है, तुलसी गबार्ड को भारत में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक नियुक्त किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने एक दिन आगे भी आपको करवाया था, दोबारा करवा रहा हूं। उस टाइम ये परियोजनाएं बनाई जा रही थी, तभी मैंने बता दिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया है, वो 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कानून बना सकती है। उस टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, अभी पिछले 10 दिन पहले। लेकिन इस प्रस्ताव को प्रस्तावित कर दिया भाई, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन एज इट इज फॉर्मेट में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है कि भाई किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का प्रस्ताव प्रस्तावित कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पहले भी ऐसा कहा था कि जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मुजरा वो ज्यादा कर रहे हैं। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर जो शॉर्ट्स वीडियो आते हैं वो एक जहर का काम करता है। कैसे करता है? आप अपना फोन लेकर बैठोगे कि यार चलो 5 मिनट अपन रील देख लेते हैं, 3-4 रील देख लेते हैं। जब आप 30-30, 15-15 सेकंड की रील होती है, उस रील को देखोगे कब 3 घंटे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। क्यों होता है? उसके अंदर एक तो हर बार जैसे रील स्वाइप करोगे अलग टाइप की रील आएगी, और आपका इंटरेस्ट भी पकड़ता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आप मुजरा देखना चाहते हो, ज्ञान की चीज़ देखना चाहते हो, तो उसी रिलेटेड आपके पास छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आप बोर नहीं होते हो। इसके चलते आप इसको लगातार देखते रहते हो। भारत में तो हालांकि टिकटॉक बैन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हुआ है, तो वहाँ मुजरा ज़्यादा हो रहा है। और वहाँ के जो यूजर्स है वो भी समझते हैं हमारी ऑडियंस कौन सी है, यूजर्स कौन से हमारे ज़्यादातर, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर वो समझते हैं कि हमें देखने वाले लोग किस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। उससे उनके क्या है, लाखों में फॉलोअर्स आते हैं, लाखों में लाइक्स आते हैं। हालांकि आप इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, कारण क्या है? आपका पढ़ाई में पहली बात इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात क्या है सर, करंट अफेयर मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, एग्जाम आ गया तो ठीक है पढ़ा दो, आप कौन सा एहसान है आपका? हमारा कोई एहसान नहीं है आप पर, हमें तो पढ़ाना ही है, ठीक है। फिर भी आप अगर इसकी जगह, अगर मेरी जगह कोई आपको सुंदर कन्या मुजरा करे तो आप उसके लाइक ज़्यादा आएंगे, मुझे अच्छे से पता है। उसके व्यू ज़्यादा आएंगे, लाइक ज़्यादा आएंगे, उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मुजरा कर नहीं सकते, पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ इसी पे टिका है। तो
आप भी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन प्रेस करो, और इसकी पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर तो आपको मंथ में एक बार 1 तारीख को मंथली मैगजीन मिल जाएगी फ्री में। इसके अलावा 9887809083 व्हाट्सअप नंबर, इससे मैसेज कर देना, सर जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके डेली पीडीएफ भेज दिया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली मिल जाएगी। ये वेबसाइट है, इसको भी चेकआउट करना, और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लो, लाइक वाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना मैं भी फिर मुजरा करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों के पदक विजेता प्रजनेश गुणवेसर ने संन्यास लिया है, उनका खेल कौन सा है? ठीक है, ये पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है, नाम है प्रजनेश गुणेश्वर, उन्होंने संन्यास ले लिया है। 2018 के एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है, तो ये इन्होंने एक इंपॉर्टेंट इनकी उपलब्धि है। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया है भाई, ठीक है। कुछ शरीर में दिक्कतें आने लगी थी, जिसके चलते इन्होंने 35 वर्ष की आयु के अंदर अपना संन्यास की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। प्रजनेश गुणेश्वर किस खेल से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। टेनिस के खिलाड़ी है, 2018 के अंदर कांस्य पदक जीता था। 2019 के अंदर जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे, टेनिस के अंदर ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसके अंदर मुख्य ड्रॉ के अंदर ये खेले थे। इसके अलावा 2018 के अंदर भारत के शीर्ष क्रम के पुरुष एकल खिलाड़ी भी बने थे। कब? 2018 के अंदर, और 2018 में ही इन्होंने एशियाई खेलों के अंदर कांस्य पदक भी जीता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआरडीओ ने कितने किलोमीटर निर्देशित पिनाका रॉकेट प्रणाली का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? देखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ लो। डीआरडीओ ने कितने किलोमीटर निर्देशित पिनाका रॉकेट की बात कर रहा हूं मैं, पिनाका रॉकेट प्रणाली का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो अभी 75 किलोमीटर का किया है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अभी का मतलब क्या हुआ सर? ठीक है, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि इसको 300 किलोमीटर तक बढ़ाना है। कितना? इसकी जो क्षमता है उसको 300 किलोमीटर तक बढ़ाना है। उसमें से 75 तक का तो प्रशिक्षण कर लिया है, और 120 का अब जल्दी ही होने वाला है, 120 किलोमीटर तक इसको जल्दी करने वाले हैं। इसकी क्षमता को 300 किलोमीटर तक बढ़ाने का उद्देश्य है, और अभी 75 किलोमीटर आप याद रखना डीआरडीओ की है, पिनाका रॉकेट प्रणाली है, जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है। मॉरिसन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नियुक्ति के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर के कुछ सेक्शन फिक्स होते हैं भाई, एक अवार्ड में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक अपॉइंटमेंट नियुक्तियों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक स्पोर्ट में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखना है। मॉरिसन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं भाई? राम गुलाम बने हैं। नवीन राम गुलाम है, वो बने हैं मॉरिसन के नए प्रधानमंत्री। पहले क्या थे? ये विपक्ष के नेता थे, ठीक है, और इनको भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किस? ये एक गठबंधन की सरकार है अभी मॉरिसन के अंदर। इनके गठबंधन का नाम क्या है? डू चेंजमेंट गठबंधन। क्या है? डू चेंजमेंट गठबंधन के ये नेता है, विपक्ष के नेता थे, और इनको भी प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। 62 संसदीय सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 60 सीटें इनकी पार्टी ने जीती थी, इनके गठबंधन ने जीती थी। डू चेंजमेंट गठबंधन ने 62 संसदीय सीटों में से 60 सीटें जीती थी, ठीक है। अभी इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो परविंद जगन्नाथ, ठीक है, परविंद जगन्नाथ इनसे पहले प्रधानमंत्री थे। और नए कौन बने हैं? नवीन राम गुलाम बने हैं, ठीक है। और इनका ये प्रधानमंत्री पद के रूप में 4था कार्यकाल होगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ध्यान रखना है, 4था कार्यकाल होगा, ठीक है। सारी चीजें आप एकदम वैसे रट लेनी है। न्यू ट्रेप नेशनल रिबलेशन काउंसिल, जिसको HNLC बोलते हैं, उस पर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? सर, ये हिनीव ट्रेप नेशनल रिबलेशन काउंसिल है क्या? ये एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है, एक उग्रवादी संगठन है। कहां का है ये? मेघालय का है। गृह मंत्रालय ने इस पर बैन लगाया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। हिनीव ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल मेघालय का एक उग्रवादी समूह है, ठीक है। भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ अपनी गतिविधियों, इन्होंने कुछ गतिविधियां की थी, जिनके चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कितने? 5 साल का। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो गृह मंत्रालय ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कुछ गतिविधियां देखी गई, जिसके चलते इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। इनको अगर बात करें क्या ऐसी घटनाएं की थी, तो अलगाववादी लक्ष्य और जबरन वसूली के लिए मशहूर है ये संगठन, ठीक है। एक तो अलगाववाद, इनके लक्ष्य जो होते हैं वो देश के खिलाफ होते हैं, अलगाववादी होते हैं, और ये जबरन लोगों से वसूली करते हैं, ठीक है। और
आपको पता होना चाहिए इसी साल के प्रारंभ के अंदर एक शांति वार्ता हुई थी, भारत के अंदर शांति वार्ता हुई थी, जिसके अंदर भी इसने भाग नहीं लिया था, स्वयं को शांति वार्ता से इन्होंने अलग कर लिया था। ठीक है, जब से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस पर गृह मंत्रालय बैन लगाएगा और फाइनली इस पर 5 साल का बैन लगा दिया है। ये प्रतिबंध उपा अधिनियम के तहत लगाया है, मेघालय सरकार की सिफारिश के बाद इसको लगाया गया है। ठीक है, कोई भी अगर देश के खिलाफ कुछ बोलता है या देश की अखंडता पर आंच आती है तो उस पर क्या कानून लगता है? उपा कानून लगता है। ठीक है, इसके खिलाफ ही इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस दिवस का मतलब हुआ राष्ट्रीय मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अपन 16 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मीडिया दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? 1966 के अंदर इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद, जिसको पीसीआई बोलते हैं, उसका गठन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है 16 नवंबर 1966। कब? 16 नवंबर 1966। 16 नवंबर 1966 को क्या हुआ था? भारतीय प्रेस परिषद, जिसको पीसीआई बोलते हैं, उसका संचालन या गठन हुआ था। परिषद का विचार था पहली बार 1956 के अंदर, प्रथम प्रेस आयोग है उसने इसको प्रस्तावित किया था। पहले ऐसा था कि 1956 के अंदर इसको कर लेंगे, लेकिन फिर 10 साल डिले हुआ, 1966 के अंदर हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है 16 नवंबर 2024 को जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है? चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। क्या है? चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। इस साल का जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया था उसकी थीम रखी गई थी। मीडिया को प्राय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कौन सा स्तंभ? चौथा स्तंभ है, 4th पिलर है ये मीडिया। ठीक है, लोकतंत्र का चौथा पिलर है। नाइजीरिया ने शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? भाई नाइजीरिया ने एक शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। अब अपन 19 नवंबर के करंट अफेयर पे आ गए हैं, आपको पता होना चाहिए। अब अपन कौन सा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं? 19 नवंबर का पढ़ रहे हैं, आज का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। नाइजीरिया ने शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। ठीक है, अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनको नाइजीरिया ने शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। क्यों दिया है भाई? इस पुरस्कार का एक्चुअल में नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, इस अवार्ड का नाम है। क्या नाम है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। इसकी जगह नाइजीरिया का शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार की जगह आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि 2024 का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिया गया है, जो कि मोदी जी ने भारत के लोगों को इसको समर्पित किया है। अभी नाइजीरिया की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री जी। 17 सालों बाद किसी भी भारत के प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा थी। ठीक है, मोदी जी ने 20 टन बाढ़ सहायता की भी घोषणा की। अभी नाइजीरिया में बाढ़ आ गई थी, बोला 20 टन खाद्यान्न है वो हम आपको देंगे। और नाइजीरिया की ब्रिक्स साझेदारी की प्रशंसा भी की थी उस कार्यक्रम के अंदर। उस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने बोला था नाइजीरिया ने जो अभी ब्रिक्स के साथ साझेदारी की है वो बहुत ही अच्छी है, उससे सभी देशों को फायदा होगा, शांति बढ़ेगी, सारी चीजें उन्होंने बोली थी। अगला क्वेश्चन, कोप 29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? अभी कोप 29 चल रहा है। ठीक है, अजरबैजान के अंदर चल रहा है। ये मैंने आपको एक दिन अच्छे से बताया था, कोप 29 के बारे में आपको डिटेल में मैंने एक दिन करंट अफेयर की क्लास में बताया था। अब क्वेश्चन ये है, कोप 29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? एक वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन किया गया है और उसका शुभारंभ किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, यूएई ने अजरबैजान के अंदर कोप 29 चल रही है उसके दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी पहल का अनावरण किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता की दरों को दुगुना करना और उत्सर्जन की महत्वपूर्णता की कमी लाना। यूएई अपनी ऊर्जा दक्षता विशेषज्ञता को दूसरे देशों के साथ साझा करेगा और निजी क्षेत्र को उसमें जोड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे ऊर्जा दक्षता में बढ़ोतरी होगी। पूरी चीज बताता हूं मैं क्या करेगा। यूएई के पास में ऊर्जा दक्षता को लेकर जो जो विशेषज्ञताएं हैं, जो जो चीजें वो जानती हैं, वो एक तो दूसरी देशों की सरकारों के साथ उसको साझा करेगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी वो चीजें बताएगी, जिससे क्या होगा? 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता की दर दुगुनी हो जाएगी और उत्सर्जन की महत्वपूर्णता है वो कम हो जाएगी। ये इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। भारत की ओर से ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरिया में G20 शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया है? प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, मोदी जी। अभी
ब्राजील के अंदर गए हुए हैं और ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। उसके अंदर भारत की ओर से इन्होंने भाग लिया था। कब लिया था? तो कल ही लिया था, 18 नवंबर को लिया था। 18 नवंबर को मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। रियो डी जेनेरिया को आप याद रखना है, ब्राजील का एक शहर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक G20 ट्रोइका बना हुआ है। क्या है? G20 ट्रोइका, 3 देशों का समूह बना हुआ है G20 के अंदर भी, जिसको ट्रोइका के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर 3 देश हैं। कौन कौन से देश है इसके अंदर? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, जिसको अपन साउथ अफ्रीका बोलते हैं। भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका G20 ट्रोइका के देश हैं, तो उसके तहत इन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया था, ठीक है। इस बार की जो G20 है उसकी थीम आपको एग्जाम में पूछने जा सकती है या क्वेश्चन आ सकता है। तो इस बार की जो G20 की थीम है उसको विशेष तौर से आपको याद रखना है। क्या है? बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट। बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट इस वर्ष की G20 शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई थी, ठीक है। भारत ने 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के अंदर पिछली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुराना करंट अफेयर, 1 साल पुराना। 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के अंदर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी भारत ने। इसके अलावा इस बार का जो G20 है उसकी थीम क्या रखी गई है? तो उसकी थीम रखी गई है बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट, ठीक है। बाकी अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी पीडीएफ जरूर पढ़ना। मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ के अंदर तो और भी डाटा लिखे हुए होंगे, बहुत अच्छे से डाटा लिखे हुए हैं। पीडीएफ को आप पढ़ लेना, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है। स्पेसएक्स ने कब भारत में भारी उपग्रह G20 को लॉन्च करेगा? स्पेसएक्स है वो भारत के अंदर एक, भारत का अब तक का सबसे भारी उपग्रह है G20, उसको लॉन्च करेगा। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया वो कब लॉन्च करेगा? तो आज ही लॉन्च करेगा। अभी थोड़ी देर बाद के अंदर G20 की लॉन्चिंग है। देखिए करंट अफेयर, और वो भी इतना अपडेटेड कि आगामी 1 घंटे बाद घटना होने वाली है, उसको 1 घंटे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि भारत स्पेसएक्स के साथ मिलकर G20 है उसको लॉन्च करेगा 19 नवंबर को। तो सर अब सारी चीजें बताओ हमें इसके बारे में। देखिए स्पेसएक्स कंपनी का नाम क्यों लिया सर? ये G-SAT तो इसरो का है, इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है। फिर स्पेसएक्स का आपने नाम क्यों लिखा? देखिए स्पेसएक्स का एक प्रक्षेपण यान है जिसका नाम है फॉल्कन 9। एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा, ऑप्शन फॉल्कन 9 होगा और वो आपको सही करना होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, भारत का जो सबसे भारी उपग्रह G20 है उसको किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो फॉल्कन 9 से लॉन्च किया गया। फॉल्कन 9 का पूरा नाम है फॉल्कन 9 केप केनावेरल, ठीक है। पूरा नाम क्या है? फॉल्कन 9 केप केनावेरल, ठीक है। याद रख लेना, फॉल्कन 9 केप केनावेरल उसका पूरा नाम है फॉल्कन 9 का। उसने इसरो के द्वारा जो 4700 केजी का, कितना केजी का ये G20 4700 किलो का है, उसको लॉन्च करेगा, ठीक है। ये भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। इसका मतलब ये हुआ कि ये G20 क्या है? संचार उपग्रह है। वजन 4700 किलोग्राम। किसने बनाया? इसरो ने। लॉन्च कौन कर रहा है? स्पेसएक्स। किस व्हीकल से लॉन्च कर रहा है? फॉल्कन 9 केप केनावेरल से इसको लॉन्च कर रहा है, ठीक है। G20 को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या है? 14 सालों तक, आगामी 14 वर्षों तक जो इंटरनेट वगैरह का परिचालन है उसको सुदृढ़ करना, ठीक है। और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जैसे गांव ढाणियां हैं दूर दराज की, आजकल वैसे हर ढाणी में 5G है, फिर भी अगर जो दूर दराज की ढाणियां बची हुई है, गांव बचे हुए हैं, उनमें इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा, क्योंकि ये एक संचार उपग्रह है, ठीक है। इसके पेलोड का वजन 4700 केजी होने के कारण भारत का जो LVM-3 है, अभी भारत के अंदर सबसे मॉडर्न जो लॉन्च व्हीकल है वो कौन सा है? LVM-3 है। उसको नहीं चुना गया क्योंकि अभी भी उसमें भी ये क्षमता नहीं है कि 4700 किलोग्राम को वो लॉन्च कर सके, ठीक है। LVM क्या होता है? लॉन्च व्हीकल होता है जिससे किसी भी उपग्रह को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी की जो परिधि है उससे निकालने के लिए बहुत पावर चाहिए किसी भी उपग्रह को, ठीक है। तो G20 को तो फॉल्कन 9 से अपन लॉन्च कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है भाई? भारत की ओर से रिया सिंघा ने इसमें भाग लिया था, लेकिन इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा किसी वजह से, और ये जो टॉप 12 की जो लिस्ट आई थी उसके अंदर भी रिया सिंघा का नाम नहीं देखने को मिला था। मैंने पूरी लिस्ट चेक करी, और मिस यूनिवर्स 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता? विक्टोरिया की केजर ने जीता है। विक्टोरिया केजर, विक्टोरिया की नहीं है, इसका नाम है विक्टोरिया केजर, और ये डेनमार्क की है। कहाँ की है? डेनमार्क की है। डेनमार्क की विक्टोरिया केजर ने
मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। मेक्सिको की ये जो मारिया फर्नांडो बेल्ट्रान है, ये मेक्सिको की है, इनको मिली है सेकंड रैंक। और ये जो सिनिडिमा एडेटेसिया है, देखिए भारत वाली का कितना अच्छा नाम है, रिया सिंह। सिनिडिमा एडेटेसिया जो है वो कहां के, नाइजीरिया के, उनको तीसरा स्थान मिला है। इनको तीसरा स्थान मिला है। और रिया सिंघा जो भारत की है उसको तो टॉप 12 में भी जगह नहीं मिली है। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान का शुभारंभ किसने किया है? अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज कैसे हो जाओगे? सर नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान है तो नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया होगा? बिल्कुल नहीं है ऐसा, राजीव पाठक ने शुरू किया है नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जाम के अंदर बच्चा क्या करता है, नीचे का ऑप्शन नहीं देखता, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर 1 में नरेंद्र मोदी को रखा। अच्छा, नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान है क्या, मोदी ने शुरू किया, ऑप्शन नंबर 1 लगा के बैठ जाता है। फिर मेरे तो इतने सही है कॉन्फिडेंस के साथ, आंसर की आती है तो आंसर की ऑफिशियल इतनी जल्दी तो आती नहीं है, कोई टीचर ही पढ़ाता है मेरी तरह है, इसको कुछ पता ही नहीं है, नरेंद्र मोदी लिखा, नरेंद्र मोदी ने किया। फिर जब उस विषय की गहराई में चले जाते हैं आदमी, तब पता लगता है कि राजीव पाठक ने किया है। इसलिए आपको गलत नहीं करना है, राजीव पाठक ने नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान शुरू किया। कब शुरू किया था? 15 नवंबर 2024 को। फिर बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है कब किया है, इतना भी फैक्ट में नहीं पूछा जाता, इतना भी डिटेल में नहीं जाता है, ठीक है। कहां पर किया है? दिल्ली के किराड़ी के अंदर किया, दिल्ली के किराड़ी के अंदर इसको शुरू किया है। इसके अंदर होगा क्या, 10,000 जो युवा विद्यार्थी हैं, युवा बच्चे हैं, उनको निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और रोजगार दिया जाएगा। यानी 10,000 बच्चों को, 10,000 युवाओं को फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में उनको रोजगार दिया जाएगा। ट्रेनिंग में क्या देंगे सर? ये ट्रेनिंग के अंदर जैसे अंग्रेजी बोलना, इंटरव्यू की तैयारी कैसे, अगर कहीं पर आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको इंटरव्यू कैसे देना है, गणित विज्ञान कंप्यूटर में उनको थोड़ा ट्रेंड करना इन विषयों के अंदर, सेल्स में ट्रेंड करना, मतलब सेल्स कैसे की जाती है, ठीक है, बिजनेस कैसे ग्रो किया जाता है, बिजनेस कैसे स्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, विद्यार्थी को कॉन्फिडेंस कैसे रहना, इन सारी चीज़ों का ट्रेनिंग इसके अंदर होगा, ठीक है। इसके बाद में इनको नौकरी दी जाएगी। कितने बच्चे हैं ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, 10,000 बच्चे हैं। दिल्ली के किरोड़ी में इसको शुरू किया है, राजीव पाठक ने इसको शुरू किया है, तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन कहां शुरू हुआ है? सागर मंथन शुरू हुआ है, कल ही ये सागर मंथन शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसा पूछा है, तो दिल्ली के अंदर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री सागर मंथन है वो दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। सागर मंथन है, कुछ चीजें याद हो रही है सागर मंथन को देखकर, कुछ दिमाग में चीजें आई? बंदरगाह, नौवेन और जल मंत्रालय, जिसको MOPSW बोलते हैं, बंदरगाह, नौवेन और जलमार्ग मंत्रालय। इसके अलावा एक फाउंडेशन है ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन। कौन सा? ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन। इन दोनों ने मिलकर इस अभियान को शुरू किया है, सागर मंथन फोरम इसका नाम रखा है, और दिल्ली से इसको शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा, नीली अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए, नीली अर्थव्यवस्था समुद्री अर्थव्यवस्था को बोलते हैं, समावेशी विकास और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक ज्ञान साझा करना है, ठीक है। यानी नीली अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए क्या क्या अच्छा ज्ञान हो सकता है उसको वैश्विक स्तर पर फैलाने के लिए सागर मंथन शुरू किया है दिल्ली के अंदर। तो ये था भाई पिछले 3 दिन का 17, 18 और 19 नवंबर का करंट अफेयर। आपको वीडियो क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, उससे प्रतिदिन आपको डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ये PDF ले लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।